हेलो एवरीवन। तो पिछली बार हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया था। इस बार हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेल है वो सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और ये सेल ऑर्गेनल 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो जिनके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जिसको नॉन मेम्ब्रेनियस कहा जाता है, और दूसरे वो जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको मेम्ब्रेनियस बोला जाता है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड बोला जाता है। ओके, अगर सेल ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो उनके एग्जाम्पल में हम किनको रखते हैं, जैसे कि राइबोसोम, हमने पीछे प्रोकैरियोट्स में पढ़ रखा है इनको, और इंक्लूजन बॉडीज़ ये भी हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के पास क्या नहीं प्रेजेंट होता, बाहर से मेम्ब्रेन नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है और साइटोस्केलेटन है। ये चीज़ों के पास, इन चीज़ों के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। इनको छोड़कर बाकी जितने बच गए हैं, वो सारे के सारे मेम्ब्रेनियस के अंदर आते हैं। और चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो हमारे पास जो ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। उसी तरीके से जो ये लाइसोसोम है ये भी किसके अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर। सेंट्रियोल और लाइसोसोम एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, यानी कि मोनेरा को छोड़कर, बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म बच गए वो सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और यहाँ लिखा है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सेल ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन होने की वजह से, ठीक है, वो क्या हो गए, एक दूसरे से आइसोलेटेड है एक ही सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में ही है, सेम साइटोप्लाज्म के अंदर है, लेकिन उनके पास मेम्ब्रेन होने की वजह से वो एक दूसरे से क्या है, आइसोलेटेड हो गए। उसका मतलब ये होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा है कि न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब अभी हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये समझ लो कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। उसमें से एक फंक्शन इसका किस में है, लोकोमोशन में। तो ये क्या करता है, हमको लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। उसके अलावा प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन उनका साइज छोटा होता है, सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता। ओके, उसके अलावा एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, ये पहले डिस्कस करा हुआ है थोड़ी देर पहले, लेकिन ये चीज़ें एब्सेंट होती है प्लांट सेल के बॉडी में। ओके, जो हमारे पास सेल वॉल होता है ना, उसकी 3 लेयर होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो मेरे पास 2 सेल है, ये मैंने 2 सेल ड्रॉ करे हैं, और मैंने जो ये बनाया है ये उसका सेल वॉल है, और फर्स्ट टाइम बनाया है, तो जो पहली बार बनाया है इसको प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मेरे पास एक और वॉल होती है, और ये मैंने सेकेंड टाइम ड्रॉ किया है, तो इसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी वॉल। ठीक है, अब ये पहला सेल और सेकेंड सेल ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको जोड़ के रखती है। ये लेयर बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की, और इसी लेयर का नाम होता है मिडल लेमिला। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो वैसे ही प्रेजेंट है। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास साइटोप्लाज्म। ओके, तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करा है। ठीक है, इसके बाहर से जो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमिला, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन मैंने क्या ड्रॉ करा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक ग्रोथ निकलती है, एक प्रोजेक्शन निकलता है, और ये सीधे दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खुलती है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोलना है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडेस्माटा। अभी प्लाज्मोडेस्माटा करता क्या है, ये पहले वाला जो सेल है, इस सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ से ट्रांसफर कर सकता है दूसरी सेल की बॉडी के अंदर। और सेम इस वाली कैटेगरी के लिए भी यही है। इस वाले सेल के अंदर भी जितना भी साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ों को ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पहले वाले सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरीके से ये 2 सेल के बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा है, उसी तरीके से अदर सेल के बीच में कुछ प्लाज्मोडेस्माटा ये ऐसे शो करेंगे। अब इस डायग्राम को देखते हैं, तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सारा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल। ठीक है, और उसके बाद देखो जो बीच में इतना मिडल पोर्शन दिख रहा है मोटा सा, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, और ये पहला सेल और सेकेंड सेल, इन 2 सेल के बीच में जो ये लेयर है जो इसको कनेक्ट करके बैठी हुई है, उसका नाम है मिडल लेमिला। ठीक है, और ये जो सेल है, ये सेल का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया।
ओके तो देखो हमारे पास ये पहला सेल है, ये सेकंड सेल है, ठीक है। और ये वाले स्ट्रक्चर को ना, जो ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर इलेबोरेट करके ये दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, साइटोसोल। साइटोसोल यानी कि ये जो इतना अंदर वाला पोर्शन है, इस सबको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल की बात करो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक सेल की बात कर रही हूँ। और उसके बाद क्या लिखा है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल देखो, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर है पूरा क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल का है। उसके बाद लिखा है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो पोर्शन बना हुआ है, यहाँ से पोर्शन जो बना है, इसको हमने क्या बोलना है, प्राइमरी सेल वॉल बोलना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये सारा प्राइमरी सेल वॉल है। और उसी तरीके से यही सेम चीज़ दूसरे सेल के अंदर भी है। ये दूसरा सेल है, ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है। और देखो ये दूसरे सेल का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। और उसके बाद फिर ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। ये वाला क्या हो गया मेरे पास, प्राइमरी सेल वॉल। दोनों सेल के प्राइमरी सेल वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेक्टिन की लेयर है। और यही पेक्टिन की लेयर क्या होती है, मिडल लेमेला। जो ये बीच में डार्क कलर से दिख रहा है, ये जो डार्क कलर से दिख रहा है, ये डार्क कलर वाला चीज़ क्या है मेरे पास, मिडल लेमेला प्रेजेंट है। किसके बीच में, दो सेल के बीच में है। और किससे कनेक्टेड, देखो प्राइमरी सेल और प्राइमरी सेल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। और देखो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये ऐसे होल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें इस प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे साइटोप्लाज्म में जा सकता है, दूसरे सेल के अंदर। उसी तरीके से ये दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें इस वाले सेल के साइटोप्लाज्म में इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आ सकता है। ओके तो अब हम रिटन पोर्शन पे बढ़ते हैं। देखो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन इलास्टिक होता है, स्टिफ होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लांट और फंगस में, एल्गी में भी पाया जाता है। देखो एल्गी के पास भी क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि सेलुलोज, केलेक्टिन, मैनन, मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। ये चीज़ पहले एल्गी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है भैया। फिर जो हमारे पास प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब मेन चीज़, जो यंग प्लांट होता है, उस यंग प्लांट की सेल वॉल को ही हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और जब वो यंग प्लांट मैच्योर होते जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से आ गया मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या होता है, ये कैल्शियम पेक्टेट की लेयर होती है जो होल्ड करके रखता है, ग्लू की तरह काम करता है। किसको, नेबरिंग सेल को, यानी कि जो अगल बगल सेल थे उनको ग्लू की तरह चिपका के रखता है या फिर होल्ड करके रखता है। उसके बाद देखो सेल वॉल और जो मिडल लेमेला है, ठीक है, ये ट्रांसफर्स होते हैं, यानी कि तिरछे कटे होते हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को मिलता है दो सेल्स के बीच में, अगल बगल सेल के बीच में। लिखा है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पता ही हमको, शेप देगा क्योंकि ये फिक्स होता है, रिजिड होता है, ये इलास्टिक होता है नहीं, तो इसकी वजह से शेप भी आएगी उसके पास। और उसके बाद लिखा है कि जो मैकेनिकल इंजरीज होती है उससे सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। मैकेनिकल इंजरीज यानी कि जो फिजिकल इंजरीज अगर एक प्लांट को लग रहा है, एक सेल को लग रहा है, तो उसकी सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन भी किसी में हो रहा है, ठीक है, उस इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करके रखता है सेल को। अब इन्फेक्शन किसी के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया इस पर इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है सेल वॉल। ओके तो अब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना भी ये शेडेड पोर्शन में जो बना रही हूँ, इसको आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर वाला फ्लूइड, ठीक है। और जितना भी ये वाला पोर्शन बन रहा है इसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर वाला फ्लूइड। ओके और ये जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारा बना होता है फॉस्फोलिपिड से। अभी फॉस्फोलिपिड क्या होता है, देखो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्यों बोला, क्योंकि इसका जो सर है वो किससे बना है, फॉस्फेट से बना है। इसका जो सर है वो किससे बना है, फॉस्फेट से बना है। और जो इसका टेल है वो किससे बना होता है, फैटी एसिड से बना है। फैटी एसिड क्या होता है तुम्हारे पास, ऑयल। और जो ये फॉस्फेट होता है ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। जो फॉस्फेट हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर, और जो तुम्हारे पास फैटी एसिड है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, फोबिक से वर्ड याद रखना है, फोबिया, यानी कि पानी से डरेगा। वो हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, तो पानी से डरेगा, तो दूसरा वाला पानी को अच्छा मानेगा, उससे डरेगा नहीं। ओके अब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और फॉस्फोलिपिड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो लेयर की बनी होगी। और वो दो लेयर कौन सी होती है, लिपिड की होती है, यानी कि लिपिड बाई लेयर। और कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। उस लिपिड के पास फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट भी होता है और फैटी एसिड का पार्ट भी होता है, ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिपिड के अलावा भी क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरीके के प्रोटीन होंगे, एक होगा पेरीफेरल प्रोटीन और एक होते हैं हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन। पहले पेरीफेरल समझते हैं। पेरीफेरल यानी कि ये कहाँ पे होंगे, मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, ये सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। और ये हमारे पास क्या लिखा है, इन आगे ना, इन मतलब अंदर, ये अंदर प्रेजेंट होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। ये पार्शियली भी हो सकते हैं अंदर, यानी कि आधे ही अंदर की तरफ धसे हुए हों, या फिर कंप्लीटली क्या हो, इंटीग्रल प्रोटीन अंदर की तरफ धसे हुए हों। अब इंटीग्रल प्रोटीन दो तरीके से हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन।
और नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को कैरी करेंगे। चैनल भी क्या करता है, रास्ता होता है ना, तो किसी चीज़ को ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रा सेलुलर एरिया पे लेकर जाएंगे। ओके, इसके अलावा हमको यहाँ क्या दिखाई देता है, देखो ये दिखा है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का। ये स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज से बनता है। अब यही ग्लाइकोजन इस प्रोटीन के पास अटैच हो गया, ये ग्लाइकोजन और ये प्रोटीन अगर अटैच हो गया तो उसको बोला है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल। उसी तरीके से जैसे ये जो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन थे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से इंट्रा सेलुलर पार्ट में किसी चीज़ को लेकर आ रहे थे, इसी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, इंट्रा सेलुलर पार्ट से किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ये लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये वाला देखो, ये जो हमारे पास लिपिड की लेयर है, ये दोनों साइड को देखोगे तो इनका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है दोनों साइड से, है ना, और जो इनका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये क्या है, अंदर की तरफ है। तो इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि शायद ऐसा हो कि जो इधर मेरे पास कुछ चीज़ प्रेजेंट हो जिसमें वाटर का अमाउंट हो, और यहाँ पर भी मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी हो जिसमें वाटर का अमाउंट हो। ठीक है। अब ये वाटर का अमाउंट होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो बाहर की साइड को है क्योंकि उसको पानी पसंद है, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो यहाँ पर अंदर की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि उसको पानी पसंद नहीं है। ओके, तो फिर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और लिपिड किस तरीके से अरेंज होती है, 2 लेयर में अरेंज होती है। जो लिपिड होती है उसका जो हाइड्रोफिलिक सर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक पूंछ वाला पार्ट है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। इसका जो टेल होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक्वस एनवायरनमेंट से, इसलिए वो अंदर की तरफ होती है ना। और जो लिपिड होती है वो फॉस्फोग्लिसराइड की बनी होती है। फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब ही क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो का मतलब फिर से फॉस्फोरिक एसिड आ गया। ठीक है। और जो ग्लिसराइड है वो क्या है, फैटी एसिड। ओके, वहाँ से आया ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल कहाँ से बनता है, फैटी एसिड से बनता है। ओके जी। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, और हर एक सेल में ये प्रोटीन और लिपिड का जो लेवल है या रेशियो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट की बात करें, यानी कि आरबीसी की बात करें, तो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रोटीन का अमाउंट 52% है और उसमें लिपिड का अमाउंट 40% है। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। वो प्रोटीन कैसे होते हैं, इंटीग्रल हो सकते हैं या फिर पेरीफेरल हो सकते हैं। जो पेरीफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो या तो पार्शियली, मतलब या फिर हाफ, या फिर कंप्लीटली कहाँ होते हैं, बरीड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्प्रूव्ड मॉडल बताया था। इससे पहले भी मॉडल आए हुए थे, लेकिन इम्प्रूव्ड मॉडल जो बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो भी किसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। वो किसने दिया था, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में दिया था। और इसमें क्या बताया था, उस जो मॉडल था उसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो लिपिड है उस लिपिड का कैसा नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सेमी फ्लूइड, यानी कि जो तुमने लिपिड वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था अभी, वो कैसा है, वो फ्लूइड नेचर का है, सेमी फ्लूइड है, यानी कि लिक्विड नेचर का है। इस लिक्विड नेचर के वजह से ही वो क्या करता है, प्रोटीन का मूवमेंट करवाता है। ठीक है। उस प्रोटीन का क्या कराता है, मूवमेंट करवाता है। अब प्रोटीन का मूवमेंट क्यों होता है ये भी आगे क्लियर होगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। और यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उससे पहले ये ध्यान देना है कि सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह। इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्ट करता है और फिर कुछ ही को ही अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पहले पैसिव को समझते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करें। ठीक है। और इस साइड को मैंने कम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करें। तो यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा हो, लोअर कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो, कम हो। अब ये 2 तरीके से मूव कर सकता है, या तो सीधे सीधे यहाँ लेयर से पास हो जाए, ठीक है, या फिर ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन से आर पार हो जाए। ठीक है। और मैंने पीछे बताया था कि जो ये लिपिड होते हैं ये फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड क्वासी फ्लूइड ना, सेमी फ्लूइड होते हैं। इस फ्लूइड नेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल इधर से पास होंगे, इस प्रोटीन से पास होंगे, ये प्रोटीन मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव हो सकते हैं, ताकि जो भी मॉलिक्यूल जाए वो आराम से इसके अंदर से पास हो जाए। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सारे न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होता। ठीक है। और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये या तो डायरेक्टली लेयर से पास हो जाए, या फिर ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसके अंदर से ये पास हो जाएंगे। ठीक है। और इस प्रोसेस को जब ये मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जब मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक हो गया। एक ध्यान हमें ये रखना है कि जो वाटर है
वाटर भी क्या करता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। और वाटर भी क्या है, नॉन पोलर है, यानी कि उसके पास भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके पास भी कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन वाटर कभी भी लेयर के बीच में से पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट प्रेजेंट है, और वो तो पानी से डरता है, तो उसको पास कैसे होने देगा। तो वाटर क्या करते हैं, यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये कौन सा प्रोटीन है, ये हमारे पास है चैनल प्रोटीन। दो प्रोटीन थे ना, कैरियर और चैनल, तो ये चैनल प्रोटीन होते हैं। उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर देखो, इस साइड को क्या है, कम मॉलिक्यूल है, और इस साइड को क्या है, ज़्यादा मॉलिक्यूल है। लेकिन तुम ट्रांसफर कहाँ करा रहे हो, कम मॉलिक्यूल से ज़्यादा मॉलिक्यूल की तरफ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है कम उसके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और नाम समझ में आ रहा है एक्टिव, जब हम बोलते हैं कि कोई इंसान बहुत एक्टिव है, यानी कि बहुत एनर्जेटिक है, तो यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी मतलब एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट होता किसका है, जितने भी अनचार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है, जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर प्लस का या फिर माइनस का साइन आता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जाते हैं। और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो प्रोटीन का यूज़ हुआ है, तो वो प्रोटीन कौन सा होता है हमारे पास, कैरियर प्रोटीन। यहाँ पर चैनल प्रोटीन आया था और यहाँ पर कैरियर प्रोटीन आते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेम्ब्रेन वर्ड आ रहा है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन से हमको ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पर जो भी सिस्टम बन रहा है उसके अंदर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स आने चाहिए। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स यानी कि उनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे डबल मेम्ब्रेन हो, लेकिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेनियस ऑर्गन क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है, ठीक है, एक सिस्टम में काम करती है, और वो सिस्टम में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, यानी कि मिलजुल कर काम करती है। अब ये कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, फिर आया गोल्जी बॉडीज, फिर आएगा हमारे पास लाइसोसोम, और लास्ट में हमारे पास है वैक्यूल्स। ये चार हमारे एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बनता कहाँ है, ये बनता है न्यूक्लियस से। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियर एनवेलप हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस से बनता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब हमें ध्यान क्या देना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम ऐसा क्यों दिया, क्या मतलब होता है इसके नाम का। जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना ये सारे, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटिकुलम। इन स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बन रखे हैं सारे, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम। ये रेटिकुलम का मतलब क्या होता है कि ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का नेटवर्क, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का नेटवर्क, इसको रेटिकुलम बोलते हैं, और इस वजह से इसका नाम पड़ा रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक, ठीक हो गया। तो इनका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक वर्ड है देखो, सिस्टर्ने। ये जो ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। और सिस्टर्ने के अंदर देखो जो ये स्पेस दिख रहा है, सिस्टर्ने के अंदर जो ये स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके से होते हैं, एक इनके स्ट्रक्चर को देखो और एक इनके स्ट्रक्चर को देखो। इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इनके स्ट्रक्चर में छोटे छोटे क्या है, ऐसे डॉट्स हैं, ठीक है। ये डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। इन डॉट्स को क्या बोला गया है, राइबोसोम। यानी कि ये वाला टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके आउटर मोस्ट सर्फेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वो कैसे दिखाई देंगे, रफ दिखाई देंगे, स्मूथ नहीं दिखाई देंगे, इस वजह से उसका नाम पड़ेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो तो उनके ऊपर तो कोई डॉट है नहीं, तो कैसे दिखाई देंगे, वो स्मूथ दिखाई देंगे, तो उनका नाम क्या पड़ेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स है, इसका मतलब राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करते थे, प्रोटीन, तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और ये स्मूथ वाले क्या बनाएंगे, फिर स्मूथ है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड प्रोड्यूस करते हैं। अब लिपिड मैंने आपको बताया ना, फैट होते हैं। अब देखो फैट भी क्या होता है, अगर किसी सर्फेस पे फैट प्रेजेंट होगा तो सर्फेस स्मूथ होगी ना, तो ऐसे याद रखोगे कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। देखो बोला है नेटवर्क हो या फिर रेटिकुलम, नेटवर्क या रेटिकुलम एक ही वर्ड यूज़ कर रखा है। टाइनी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फैले होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, इन्हीं को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, ये क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। कौन कौन सा, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का मतलब जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि जो साइटोप्लाज्म वाला स्पेस बच गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनके आउटर सरफेस से, और इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके पास राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शन की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है, या फिर ग्लाइकोजन, यानी कि ये क्या होता है हमारे पास, स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, या फिर स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन का मतलब होता है केमिकल, और स्टीरॉयड मतलब लिपिड की तरह दिखने वाले या लिपिड की तरह फंक्शन वाइज या दिखने वाले क्या होते हैं हमारे पास, हार्मोन्स।